हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस का। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन अभी तक यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में मेंस एग्जाम हो चाहे प्री एग्जाम हो पूछे गए हैं, उन सभी को डिस्कस कर रहे थे, वो भी चैप्टर वाइज। तो इसमें अगर हम देखें तो 3 चैप्टर हो चुका है, आज ये चौथा चैप्टर होगा जिसमें हम स्प्रेडशीट देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्प्रेडशीट का मतलब क्या है? एमएस एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल का नाम सुना होगा। तो इससे जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं यूपी ट्रिपल एससी में खासकर, तो उन सभी को आज हम क्वेश्चन वार डिस्कस करेंगे, उसका व्याख्या देखेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और इसका प्लेलिस्ट बना है तो आप लोग वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं इसका एक साथ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, पूछा गया था क्वेश्चन, यूपी ट्रिपल एससी प्रवर्तन कांस्टेबल जो कि 5वें महीने 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सी विशेषता यूजर्स को उनके प्रश्नों को पूरा करने में मदद करती है? इसमें से बताना है। 5 ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हो जाएगा ऑटोफिल सजेशन। ऑटोफिल सजेशन जो है एक ऐसी विशेषता होती है जिसमें यूजर्स को प्रश्नों को पूरा करने में मदद करती है। ऑटोफिल सजेशन जो है उनके प्रश्नों को तेजी से और आसानी से पूरा करने में मदद करता है। यह सुविधा यूजर्स के द्वारा टाइप किए गए अक्षरों के आधार पर स्वचालित रूप से संभावित खोज शब्दों या वाक्यांशों का सुझाव देती है, जिससे समय की बचत होती है और खोज प्रक्रिया क्या होती है? अधिक कुशल हो बनती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि कौन सा टैब आपको चार्ट प्रकार चुनने और एक्सेल के डेटा स्रोत को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, ये होता है डिजाइन टैब। कौन सा टैब होता है? ये डिजाइन टैब होता है। आंसर डी ऑप्शन राइट है। एक्सेल में डिजाइन टैब का उपयोग चार्ट प्रकार को बदलने, लेआउट को समायोजित करने और चार्ट के लेआउट में परिवर्तन करने और चार्ट की स्टाइल में अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था एक्स लुकअप और वी लुकअप, ये दो चीज़ हैं एमएस एक्सेल में, इनमें मुख्य अंतर पूछा गया था। वीपीओ का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स लुकअप और वी लुकअप, ये एमएस एक्सेल में है और इनका दो अंतर, हमें मुख्य अंतर बताना था इनमें। तो देखिए, एक्स लुकअप जो था ये रिवर्स और हॉरिजॉन्टल लुकअप की अनुमति देता है, जबकि वी लुकअप रिवर्स हॉरिजॉन्टल की अनुमति नहीं देता है। तो ये मुख्य इसका अंतर था जो कि दिया गया है ए पार्ट में। तो ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। एमएस एक्सेल में एक्स लुकअप, एमएस एक्सेल में वी लुकअप केवल बाएं से दाएं खोज कर सकता है, जबकि एक्स लुकअप किसी भी दिशा बाएं या दाएं में खोज कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों मुख्य अंतर हो गया। वी लुकअप केवल वर्टिकल कॉलम्स में खोज करता है, ये यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक्स लुकअप जो होता है ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के डेटा में काम कर सकता है। एक्स लुकअप केवल एक्सेल 2021 और ऑफिस 365 में उपलब्ध है, पुराने वर्जन में उपलब्ध नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ था मिलान करना। ठीक है, इधर दिया गया है सुविधा और उसके उद्देश्य दिए गए हैं, उसका अर्थ दिया गया है। जैसे मेल मर्ज क्या क्या अर्थ होता है, इधर आपको मिलाना था। पिवट टेबल दिया गया है, इसको मिलाना था। ट्रैक चेंजेज है, वी लुकअप है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे मंडी सचिव के पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इसको मिलान करते हैं, कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। मेल मर्ज, मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज जो होता है ये डेटाबेस से डेटा को डॉक्यूमेंट्स में स्वचालित रूप से मर्ज करना ही मेल मर्ज कहलाता है। मतलब ऑटोमेटिकली मर्ज डेटा अ डेटाबेस इनटू अ डॉक्यूमेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे? मेल मर्ज कहेंगे। इसके बाद पिवट टेबल क्या होता है? तो ये डायनेमिक समरी टूल ऑफ एनालिसिस होता है, यानी कि डेटा विश्लेषण के लिए गतिशील सारांश जो डिवाइस होता है या टूल होता है उसको पिवट टेबल कहते हैं। ट्रैक चेंजेस क्या है? डॉक्यूमेंट संशोधन को ट्रैक करने की सुविधा को ट्रैक चेंजेस कहते हैं। फीचर्स टू ट्रैक डॉक्यूमेंट्स रिवीजन। ठीक है, वी लुकअप क्या है? तो फंक्शन टू सर्च वर्टिकल टेबल, वर्टिकल टेबल में सर्च किसी भी तालिका में वर्टिकल खोजने का कार्य वी लुकअप के माध्यम से करते हैं एमएस एक्सेल में।
और एक होता है एक्स लुकअप जो भी ऊपर बताया, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों साइड में खोज सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वी लुकअप से बहुत सारे क्वेश्चन 2025 के पेपर में बने हुए हैं, तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा वी लुकअप और एक्स लुकअप के बारे में, ठीक है। एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का प्राथमिक कार्य क्या है, कुछ इस तरीके से स्टोर कीपर के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी पार्ट। किसी वैल्यू के लिए वर्टिकली खोज करना और निर्दिष्ट कॉलम से संबंधित वैल्यू रिटर्न करना, ये वी लुकअप का मेन कार्य होता है। टू सर्च वर्टिकली फॉर द वैल्यू एंड रिटर्न अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम अ स्पेसिफाइड कॉलम, ठीक है। वी लुकअप का पूरा नाम है वर्टिकल लुकअप, ठीक है। इसका पूरा नाम ही क्या होता है, वर्टिकल लुकअप होता है। यह एक्सेल में एक ऐसा फंक्शन है जो किसी वैल्यू को एक कॉलम से ऊपर से नीचे खोजता है, यानी कि वर्टिकली खोजता है, फिर उसी रो में दिए गए किसी निर्दिष्ट कॉलम से संबंधित वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये काम होता है वी लुकअप का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी एक्सेल सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देती है जिससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि को रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी ऑप्शन, वो होता है डेटा वैलिडेशन, डेटा सत्यापन। आंसर डी हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं, तो एक्सेल में डेटा सत्यापन की सुविधा आपको किसी सेल या सेल रेंज में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड जैसे संख्या सीमा, टेक्स्ट लंबाई, डेटा लिस्ट आदि निर्धारित करने की अनुमति देती है। इससे अमान्य डेटा को प्रविष्ट होने से रोका जा सकता है, जबकि फिल्टरिंग का उपयोग डेटा को छांटने और केवल उन रिकॉर्ड्स को दिखाने के लिए किया जाता है। यह प्रविष्टि को नियंत्रित नहीं करता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कथन और कारक से, तो कथन कुछ इस तरीके से था कि एमएस एक्सेल में पिवट टेबल बड़े डेटा सेट के गतिशील संक्षेपण और विश्लेषण को सक्षम करते हैं। ये भी स्टोर कीपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पिवट टेबल से आ गया। पिवट टेबल यूजर्स को जटिल सूत्रों को मैनुअल रूप से लिखे बिना डेटा को पुनर्व्यवस्थित, फिल्टर और एकत्र करने की अनुमति देते हैं। अब इन दोनों में से बताना है कि कौन सा कथन और कारक सही है। इस तरीके से आपके सामने 4 ऑप्शन, मतलब 5 ऑप्शन था। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अब कथन की, अब कथन जो दिया गया है कि एमएस एक्सेल में पिवट टेबल्स बड़े डेटा सेट के गतिशील संक्षेपण विश्लेषण को सक्षम करते हैं क्यों, क्योंकि पिवट टेबल्स क्या होते हैं, यूजर्स को जटिल सूत्रों के मैनुअल रूप से लिखे बिना डेटा को पुनर्व्यवस्थित, फिल्टर और एकत्रित करने की अनुमति देते हैं। तो ये दोनों सही है, और ये क्या है, कारण जो है अपकथन का सही व्याख्या भी करता है। तो आंसर ए पार्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल जो है एमएस एक्सेल में एक ऐसा टूल है जिसका उपयोग बड़े डेटा को सारांश रूप में देखने, विश्लेषण करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। यह है विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब आपको बड़ी मात्रा में डेटा से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने हो। यह यूजर्स को जटिल सूत्रों को मैनुअल रूप से लिखे बिना डेटा को पुनर्व्यवस्थित, फिल्टर और एकत्र करने की अनुमति देता है। इसलिए अब कथन और कारक दोनों सही है और व्याख्या भी करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, उन्नत एक्सेल फीचर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उन्नत एक्सेल फीचर्स मतलब कि एडवांस एक्सेल फीचर्स के बारे में कौन सा कथन सही है। 3 कथन यहाँ इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। पहला दिया गया है कि इफ फंक्शन मानों के बीच की तुलना, तार्किक तुलना की अनुमति देता है, ठीक है। दूसरा है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सेल दिखावट को मानदंडों के आधार पर बदला जा सकता है। तीसरा है मैक्रोज का उपयोग एक्सेल में दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जाता है, मतलब मैक्रोज आर यूज्ड टू ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क इन एक्सेल। अब इन तीनों में से हमें बताना है कि कौन सा एडवांस एक्सेल के लिए फीचर्स के लिए सही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है एडवांस एक्सेल के लिए। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1, 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है। अब इसका जो है देख लेते हैं व्याख्या, ठीक है। उन्नत एक्सेल यानी कि एडवांस एक्सेल, इसमें इफ फंक्शन जो है इसका उपयोग जांचने के लिए करा जाता है कि कोई शर्त सही है या गलत, उसके अनुसार परिणाम देता है। मतलब इफ फंक्शन मानों के बीच की तार्किक तुलना की अनुमति देता है।
एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के उपयोग से सेल की रंग, रूप, बॉर्डर आदि के किसी विशेष मानदंड के आधार पर बदला जा सकता है। और मैक्रोज एक्सेल में वीवीए स्क्रिप्ट्स की मदद से दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जाता है, इसलिए तीनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। आई टेस्टिंग ऑफिसर में क्वेश्चन पूछा गया था यूपी ट्रिपल एस एग्जाम्स के कि एम एक्स एक्सल 2007 में वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो एम एस एक्सल 2007 जो आया था उसमें पंक्तियों की संख्या टोटल कितनी हुआ करती थी बताना। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है ए पार्ट। ठीक है, 10,48,576 उसमें पंक्ति हैं, आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, और अधिकतम कॉलम की बात करेगा तो संख्या कितनी हो जाएगी, 16,384। ठीक है, और पंक्ति की संख्या 10,48,576। इसमें अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता है, तो एक्स एफ डी 10,48,576 होता है। और एक्सेल 2007 से पहले 65,536 पंक्तियां 256 कॉलम होते थे। तो ये सभी डाटा है जो आपको ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट, इसलिए ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सेल फार्मूलों में ये डॉलर जो चिन्ह है ये क्या दर्शाता है। एक्सेल फार्मूले में डॉलर चिन्ह जो है ये क्या दर्शाता है, तो यह एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को इंगित करता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, डॉलर चिन्ह क्या दर्शाता है, तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए मैं इसको लगाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। ठीक है, जूनियर एनालिस्ट डर्ग 2025 के पेपर में पूछा गया है। इसका उपयोग हम एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए करते हैं। जब किसी सेल के एड्रेस में डॉलर जोड़ा जाता है तो वो सेल एड्रेस फिक्स हो जाता है और उसे किसी भी दिशा में कॉपी करने में भी वो नहीं बदलता है। जैसे अगर $1 लिखा है तो इसका मतलब ये पूरी तरह से एब्सोल्यूट है, पूरी तरह से स्थिर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर $1 लिखा तो इसका मतलब ये रो स्थिर रखता है लेकिन कॉलम बदल सकता है। अगर $A1 है तो इसका मतलब ये कॉलम स्थिर रखेगा और रो बदल जाएगा। इसका मतलब ये होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंरचित डेटा का उदाहरण नहीं है। इसमें से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जिसको कहते हैं, इसमें से कौन सा उदाहरण, तो सोशल मीडिया बिल्कुल है असंरचित डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सेंसर रीडिंग ये भी है। स्प्रेडशीट टेबल ये जो है उदाहरण है। ईमेल भी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा होता है जिसका कोई पूर्व निर्धारित फॉर्मेट या फिर स्ट्रक्चर नहीं होता। ये अक्सर टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या ऑडियो के रूप में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। किसी श्रेणी में किसी मान को खोज करने और दूसरे कॉलम में संबंधित मान लौटाने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम वी लुकअप का प्रयोग करते हैं। वर्टिकल लुकअप का आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा एक समीकरण है जो वर्कशीट डेटा पर संचालन करता है। इसमें से तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट फार्मूला। फार्मूला एक ऐसा समीकरण है जो वर्कशीट डेटा पर संचालन करता है। एमएस एक्सेल में फार्मूला एक गणितीय एक्सप्रेशन होता है जो किसी भी सेल में गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। फार्मूला हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है जिसके बाद सेल रेफरेंस, संख्या या ऑपरेटर फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इस तरीके से पूछा गया था कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित टेस्ट फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, माने बराबर MID मिड लाइब्रेरी फॉर 2 है, तो इसका हमें पूछा गया था कि आउटपुट क्या निकल के आएगा। तो इसमें इसका आंसर सही था ए पार्ट RA। क्यों सही था उसका डिटेल देख लेते हैं। अगर एमएस एक्सेल में मिड फंक्शन का सिंटैक्स अगर लगा होता है मिड टेस्ट स्टार्ट नम करेक्टर, तो इस तरीके से अगर टेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी लिखा है, स्टार्ट नम जो कि 4 है, चौथे अक्षर से शुरू होता है, और दूसरा जो नंबर है वो क्या है, 2 अक्षर लेंगे। इसका मतलब ये होता है जो ऊपर क्वेश्चन में दिया गया। तो यहाँ पर लाइब्रेरी में चौथा अक्षर R है और अगले 2 अक्षर RA होंगे। ठीक है, R के आगे RA, तो इसलिए मिड लाइब्रेरी फॉर 2 का मतलब हो जाता है RA। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला का घटक नहीं है, इनमें से गणितीय ऑपरेटर, पिक्चर, वर्कशीट फंक्शन, सेल रेफरेंस। यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन है। पिक्चर जो होता है ये नहीं होता, बाकी सारे होते हैं, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। एक्सेल में फार्मूला 3 मुख्य घटकों से बनता है। उसमें गणितीय करैक्टर हो गया, वर्कशीट फंक्शन हो गया, सेल रेफरेंस हो गया,
ये सभी होता है, ठीक है। और इसमें पिक्चर फार्मूला घटक नहीं होता क्योंकि ये केवल ग्राफिकल एलिमेंट होता है, ठीक है। ये किसी भी गणना या डेटा के लिए प्रोसेसिंग में भाग नहीं लेता। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कुछ इस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है, एक्सेल में कभी कभी सेल में वास्तविक डेटा के स्थान पर है ये लग जाता है, तो इसका मतलब क्या है। तो जब कभी कभी वास्तविक डेटा के स्थान पर अगर ये लगता है तो इसका मतलब होता है कि सेल कंटेंट प्रदर्शित करने के लिए कॉलम पर्याप्त चौड़ा नहीं है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हैशटैग लग जाता है तो इसका मतलब है कि सेल की चौड़ाई उसके कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और यह तब होता है जब सेल में लंबा टेक्स्ट संख्या या कोई अन्य डेटा फिट नहीं हो पाता। इसे ठीक करने के लिए कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यादृच्छिक एकाधिक सेल, ठीक है, रैंडम मल्टीपल सेल इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका चयन करने के लिए प्रत्येक सेल पर क्लिक करते समय कौन सी की दबाए रखते हैं, यह पूछा गया था। तो इसके लिए हम कंट्रोल की दबाए रखेंगे, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। एमएस एक्सेल में रैंडम, ठीक है, रैंडम मल्टीपल सेल का चयन करने के लिए प्रत्येक सेल पर क्लिक करते समय कंट्रोल कुंजी दबाए रखेंगे। ये आपको अलग अलग सेल को एक साथ चुनने की अनुमति देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा फंक्शन उन सेलों की संख्या की गणना करता है जिनमें संख्याएं होती हैं और एक्सेल वर्कशीट में तर्कों की सूची के भीतर संख्याओं की गणना करता है। तो वो होता है काउंट, जो दिया गया है ए पार्ट में। तो काउंट फंक्शन का प्रयोग हम करते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, एमएस एक्सेल सीट में पूरे कॉलम हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो उसके लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगर शिफ्ट प्लस स्पेस बार से प्रयोग करेंगे तो किसी भी वर्कशीट में पूरे पंक्ति को यानी कि रो को हाईलाइट कर दिया जाएगा। कंट्रोल प्लस पेजअप करेंगे तो इसका मतलब वर्कबुक में पिछली सीट पर जाने के लिए करते हैं। कंट्रोल प्लस पेज डाउन तो वर्कबुक में अगली सीट पर जाने के लिए करा जाता है। कंट्रोल प्लस इंटर से चयनित सेल रेंज में वर्तमान एंट्री करता है। आल्ट प्लस इंटर से उसी सेल में नई लाइन शुरू करने के लिए करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था, एमएस एक्सेल में सूत्र जो दिया गया राउंड 5.678 टू क्या देता है, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ जाए तो 5.68 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, अब इसको देख लेते हैं। अगर एमएस एक्सेल में राउंड फंक्शन एक गणितीय फंक्शन होता है जिसका उपयोग संख्या को दशमलव स्थानों या अंकों की संख्या का पूर्णांकित करने के लिए करते हैं। इसमें यदि अगला अंक 5 या उससे अधिक होता है तो उसे ऊपर की ओर पूर्णांकित किया जाता है, अन्यथा यह फंक्शन संख्या को छोटा करके पूर्णांक बनाता है। जैसे कि राउंड 5.678 टू दिया गया है तो इसका अर्थ है कि संख्या को 5.678 को दशमलव के बाद 2 अंकों तक राउंड करना होगा। अतः इसका परिणाम क्या होगा, 5.67 जो दिया गया 7 को हम 8 कर देंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेस्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है। तो वो होता है क्लीन, क्लीन से साफ कर देगा, बी पार्ट हो जाएगा क्लीन, ठीक है। चलिए फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है। कौन सी इनमें से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए करते हैं। तो इनमें से कौन सा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो इसका सी आंसर सही है। F2 फंक्शन की है जिसका हम नाम बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। F3 का प्रयोग किसी भी प्रोग्राम में सर्च करने के लिए किया जाता है। प्रोग्राम को अथवा पेज को बंद करने के लिए Alt के साथ F4 की का प्रयोग किया जाता है। F1 की का प्रयोग किसी भी तरह के लिए मदद के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन फंक्शन होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन फंक्शन है। अगर स्प्रेडशीट में जटिल गणनाएं करना है तो उसको सेट करने का एक आसान तरीका फंक्शन है। सेल में फंक्शन का बहुत महत्व होता है जिसमें हम कोई भी गणना करना चाहते हैं, जैसे सेलों को जोड़ना, गुणा करना, औसत निकालना, तो फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को चुनना है। एब्सोल्यूट सेल, इसमें से कौन सा सेल रेफरेंस है जो एब्सोल्यूट सेल को दर्शाता है। तो वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर है बी पार्ट, ठीक है, $1। इसका मतलब वो सेल स्थिर, उसमें ना कॉलम बढ़ सकता है ना ही रो बढ़ सकता है, ठीक है, ये फिक्स होता है बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित सेल प्रारूपों में कौन सा एक्सपोनेंशियल डेटा के लिए उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसके लिए हम साइंटिफिक डेटा का प्रयोग करते हैं। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मर्ज जो एक्रॉस विकल्प है ये क्या करता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मर्ज एक्रॉस जो विकल्प है ये जब एक मल्टी रो रेंज सेलेक्ट किया जाता है तो यह कमांड प्रत्येक रो के लिए एक मल्टीपल मर्ज सेल का निर्माण करता है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, एमएस एक्सेल सीट वर्ड प्रोसेस वेब ब्राउजर किस प्रकार के उदाहरण है? ठीक है, एमएस एक्सेल सीट वर्ड प्रोसेस वेब ब्राउजर किस प्रकार के उदाहरण है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये सभी क्या है? ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होता है समूह होता है जो विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें एक्सेल सीट है, वर्ड प्रोसेसर और वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सभी फार्मूला एक्सेल में सभी फार्मूला निम्नलिखित के साथ जो शुरू होते हैं, किसके साथ शुरू होते हैं? तो एक्सेल में कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करना है आपको तो उसके पहले आपको बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। बराबर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद नंबर, मैथ ऑपरेटर जैसे कि प्लस माइनस चिन्ह और फंक्शन उसके बाद शुरुआत करते हैं, जैसे कि बराबर 2 × 3 + 5 इस तरीके से करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पावर पॉइंट है, उस स्लाइड में अगर हाइपरलिंक डाला जाता है तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या लगाएंगे? तो इसके लिए हम लगाते हैं, बी पार्ट हो जाएगा, Ctrl+K दबाएंगे, जिससे हाइपरलिंक लगाने के लिए लिंक खुल जाएगा। आंसर बी ऑप्शन राइट है। Ctrl+S से क्या होता है? फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए। Ctrl+A ऑल कंटेंट ऑफ पेज को सिलेक्ट करने के लिए। Ctrl+V सिलेक्टेड कंटेंट्स को बोल्ड हाईलाइट करने के लिए करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सी पार्ट इसका सही है, फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सी आंसर इसका राइट है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। इस प्रक्रिया को करने के लिए सर्वप्रथम फॉर्मेटेड एरिया को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करके जिस एरिया में फॉर्मेट अप्लाई करना है वहां पर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलम जी को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट कर देंगे, हमारा 3 कॉलम ऐड हो जाएगा। आंसर यहाँ पे इसके लिए ए पार्ट राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटा जा सकता है? एमएस एक्सेल 2016 में बात कर रहा है कि कौन से विकल्प के द्वारा विंडो को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ये बताना है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो हम व्यू पर जाएंगे पहले, फिर विंडो पर क्लिक करेंगे, फिर वहाँ ऑप्शन होगा स्प्लिट का, आप स्प्लिट पर क्लिक कर देंगे और इस तरीके से आपका 2 भागों में बट जाएगा। तो सी ऑप्शन इसके लिए सही है। अगला प्रश्न है, एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? एमएस एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड और नंबर राइट अलाइंड होते हैं। तो आंसर इसका क्या है? ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है और संख्या का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है, तथा एक्सेल में फार्मूला का बाय डिफ़ॉल्ट अगर पूछा जाए तो अलाइनमेंट राइट होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो वह पूर्व निर्धारित स्थिति मतलब बाय डिफ़ॉल्ट के द्वारा कहाँ पर संरेखित होती हैं? तो वह होती हैं दाईं ओर। ठीक है, अगर संख्याओं की बात करेगा तो दाईं ओर होंगी और टेस्ट की बात करेगा तो बाईं ओर होंगे यानी लेफ्ट की ओर होगा। फार्मूले की बात करेगा तो भी जो है कहाँ पर होगा? दाईं ओर होगा, राइट साइड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल्टर विकल्प जो होता है इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना हमें। इनमें अगर हम देखें, पहला है किसी वर्कशीट में सूचना को फिल्टर करके आप इच्छित वैल्यू को जल्द प्राप्त कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है फिल्टर के बारे में, ऑटो फिल्टर के बारे में। इसके बाद दूसरा है कि आप एक समय में डेटा को एक कॉलम पर फिल्टर सेट से कर सकते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, एक समय में एक ही जगह नहीं सेट कर सकते।
आप न केवल उसे नियंत्रित कर सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं, बल्कि उसे भी जो आप नहीं देखना चाहते। बिल्कुल सही। आप ऑटो फिल्टर विकल्प का प्रयोग करके टेक्स्ट और संख्याएं खो सकते हैं, ये भी सही है। तो बी पार्ट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एक समय में डेटा के एक कॉलम पर एक फिल्टर सेल कर सकते हैं। यह विकल्प ऑटो फिल्टर के संबंध में गलत है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो फिल्टर का प्रयोग करके और एक से अधिक कॉलम का फिल्टर लगाया जा सकता है, और उपयोगकर्ता एक ही समय विभिन्न कॉलम में अलग अलग मानों के आधार पर फिल्टर सेट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एम एस पावर पॉइंट में आपको एक विषय से समस्त फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता कौन प्रदान करता है? इसमें से तो वो फंक्शन है फॉर्मेट पेंटर। कौन सा फंक्शन है? फॉर्मेट पेंटर है। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर का उपयोग टेक्स्ट या ग्राफिक्स से के एक से अधिक टुकड़ों में समान फॉर्मेटिंग, जैसे रंग, फॉन्ट स्टाइल, साइज, बॉर्डर स्टाइल को शीघ्रता से अप्लाई करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर आपको एक ऑब्जेक्ट से सभी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने देता है। फॉर्मेटिंग पेंटर बटन को डबल से अधिक बार अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कुछ इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संदर्भ में सेल्स की सामग्रियां कुछ इस तरीके से है। ए और बी में इस तरीके से दिया गया है, और ये सेल्स हैं। A3 का सूत्र A1 टू $A$2 है। यह सेल A3 से सूत्र को सेल B3 में कॉपी किया जाता है। तो सेल B3 में प्रदर्शित मान क्या होगा, ये बताना था। ठीक है, ये यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करेंगे सेल A3 में, तो जो सेल A3 में इन्होंने ये फार्मूला लगाया हुआ है। ठीक है, तो A1 इंटू $A$2 में, तो A2 सेल क्या है? एब्सोल्यूट है। अगर दोनों जगह डॉलर लगा है, इसका मतलब वो स्थिर है, तो जिसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज नहीं होगी, अर्थात फार्मूला को B3 में कॉपी कर देंगे तो वहाँ पर वैल्यू A2 की ही रहेगी, तथा फार्मूला B1 इंटू A2, ठीक है, B1 इंटू A2 में लागू होगा, जिसकी वैल्यू है 6 तथा 5 है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 गुणे 5 यानी 30। तो सही उत्तर हमारा यहाँ पे 30 विकल्प हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट हो जाएगा? 6 गुणे 5 यानी कि 30। अब B1 ये हो गया वैल्यू B1, और A2 तो दूसरे कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे 5 है, तो आंसर यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पर भी दिया गया है कि ये जो फार्मूला दिया गया है, इसका मतलब कि स्थिर है। A2 सेल A2 सेल मतलब फिक्स है, तो वैल्यू जब चेंज नहीं होगी तो अर्थात फार्मूला को क्या करेंगे? B3 में कॉपी कर देंगे, तो वैल्यू A2 की ही रहेगी। ठीक है, तो फार्मूला B1 इंटू A2 लागू हो जाएगा, जिससे 6 गुणे 5 हो जाएगा। तो ये चीज़ें इसमें तरीके से पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जब आप एक नई एक्सेल वर्क बुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप में कितनी वर्कशीट खुली हुई होती है? तो डिफ़ॉल्ट रूप में हमें 3 वर्कशीट मिलती है खुली हुई, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और 3 वर्कशीट के साथ ओपन होती है, और एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट होती हैं अधिकतम? तो 255 होती हैं, भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा समूह एम एस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? इनमें से इंसर्ट टैब अगर आप खोलेंगे एम एस एक्सेल में, तो में आपको रेखांकन, लिंक, प्रतीक सभी मिलेगा, लेकिन अनुच्छेद उसमें नहीं मिलेगा। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद नहीं होगा। एम एस एक्सेल में चित्र, चार्ट, फिल्टर, हाइपरलिंक आदि सम्मिलित करने के लिए इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। इंसर्ट टैब खोलने के लिए शॉर्टकट की है Alt+N, और इंसर्ट टैब में उपस्थित कुछ समूह हैं, जैसे कि टेबल्स है, इलस्ट्रेशन है, ऐप्स है, चार्ट है, रिपोर्ट्स, स्पॉटलाइट्स है, फिल्टर, लिंक, टेक्स्ट और सिंबल्स है। जबकि एम एस एक्सेल के इंसर्ट टैब में पैराग्राफ उपलब्ध नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग डेटा स्टोर करने में, व्यवस्थित करने में और हेर फेर करने के लिए किया जाता है? तो वो यही होता है एम एस एक्सेल। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, एम एस एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मुख्य विशेषताओं में गणना करना, डेटा संग्रहण करना, रेखांकन करना, उपकरण और तालिका रूपी विवरण और VBA यानी विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन शामिल है। ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला स्प्रेडशीट प्रयोग है। जबकि फायरफॉक्स एक सर्च इंजन है। आउटलुक एक निःशुल्क मेल सेवा उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर है, तथा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक लोकप्रिय प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है। तो एक्सेल का जो एक्सटेंशन है बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है और वो होता है .xls। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्यूटर फाइल को .xls के नाम से सुरक्षित रखा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक विंडोज आधारित स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। ये प्रोग्राम गणितीय गणना, अंकीय डेटा के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो में प्रिंट करते हैं, मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा आपका वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सभी हम अगले वाले वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।